नमस्कार दोस्तों, आपका एक बार फिर स्वागत है मेरे YouTube चैनल फसाने अजायब में। आइए सुनते हैं उषा प्रेमवता द्वारा रचित उपन्यास 55 खंबे लाल दीवारों का अगला भाग। मेरी यानी डॉक्टर वंदना की आवाज। मीनाक्षी ने किस बुरी तरह उसे झकझोरा। सुषमा ने जाना कि उसके मुख में जैसे कड़वा सा स्वाद बच गया है। वो समझ न सकी कि इन सब बातों के बोझ से आक्रांत अब वो नील से कैसे खुलकर मिल पाएगी। क्या ये छायाएं उसके जीवन में आ जाएंगी? सारे दिन सुषमा अनमनी सी रही। खुलकर न रो पाने से उसके सिर में दर्द सा हो गया। वो स्टाफ रूम में जाने से बचती रही। उस शाम नील के आने की बात न थी। वह क्लास समाप्त कर 4 बजे मीनाक्षी के साथ बाजार चली गई। साड़ियों से मैच करते ब्लाउज के कपड़े खरीदते हुए अंधेरा हो गया। तब हाथों में तमाम पैकेट लिए हुए वे लोग चाय पीने उसी रेस्तरां में जा बैठे जहाँ नील प्रायः सुषमा को लाया करता था। चाय आ जाने पर प्याले में छानते हुए मीनाक्षी ने कहा, तुम्हें आज बहुत अनमना पा रही हूँ। तुम अभी सुबह की बातों की कोई अफसोस तो नहीं रही हो? थक गई हूँ, सुषमा ने उत्तर दिया। उसके मुख पर गहरी क्रांति की छाप थी। नेत्र रह रहकर भर आते और वह उन आंसुओं को पीछे ठेल देती। मीनाक्षी भी चुप हो गई। रेस्तरां का दरवाजा रह रहकर खुल रहा था। अंदर ऑर्केस्ट्रा के साथ प्यालों की खनक का रव था और घुटी हुई जगहों में धुआं मंडरा रहा था। हल्का हल्का वार्तालाप और सभी चेहरे एक से उबे हुए उकताए हुए। सुषमा पहले लाल कारपेट को देखती रही, फिर दीवार पर लगे छोटे गमलों में हरे फर्न को। फिर उसकी आंखें खुलते हुए दरवाजे पर गईं तो उसने 2 प्रौढ़ पुरुषों के साथ नील को आते पाया। सुषमा के होठ थोड़ा सा खिलकर रह गए। उसकी अचंचल दृष्टि वहीं रुक गई। नील ने उसे नहीं देखा। वो तीनों एक ओर जाकर बैठ गए। सुषमा ने पाया कि यदि वह कुर्सी थोड़ी सी खिसका ले तो वह नील को देख सकती। मीनाक्षी खाने में व्यस्त थी। सुषमा ने कुर्सी खिसकाई तो उसने चौंक कर देखा। धुआं आ रहा है, सुषमा ने कहा और कुछ तिरछी हो नील को देखने लगी। दूर से बैठकर नील को देखते हुए सुषमा की वेदना सतगुनी हो गई। कोई नहीं समझेगा नील कि तुम मेरे लिए क्या बन गए हो, सुषमा ने मन ही मन उसे संबोधित किया। नील गहरे सलेटी रंग का सूट पहने था, सफेद कमीज और मैरून टाई। नील के हंसते चेहरे ने सुषमा के हृदय को सहस्त्रों सरों से बींध दिया था। नील ने अपने साथी की सिगरेट जलाई, फिर उसने तीली एस्ट्रे में डाल दी और साथी की बात पर मुस्कुराया। फिर उसने ऊपर देखा और अपनी ओर देखती सुषमा से उसकी दृष्टि मिल गई। उसने झुककर अपने साथी से कुछ कहा और उठकर उनकी मेज पर आ गया। मीनाक्षी ने उसे देखते ही पहचान लिया और सुषमा ने बड़े सहज स्वर में कहा, मीनू, यह नील है। आप मीनाक्षी, मेरी कलीग और सखी। मीनाक्षी की नील से प्रथम भेंट थी। उसको नील की को अच्छी तरह देखने की उत्सुकता भी थी और सुबह कहे गए शब्दों का संकोच भी। उस छोटी सी नज़र में उसने जो कुछ देख पाया उसे अच्छा लगा। नील की सीधी बेझिझक आंखें, सुषमा के लिए छोटी सी विशिष्ट मुस्कान और उसके चेहरे का अचानक ही कोमल हो आना। मीनाक्षी को लगा कि सुषमा बहुत धनी है। उस लघु संकोच को पार करके मीनाक्षी ने कहा, आपके लिए कुछ मंगवाऊं, कॉफ़ी या चाय? जी नहीं धन्यवाद, नील ने कहा। मैं अपने ऑफिस के 2 लोगों के साथ हूँ। लगता है कि आप लोगों ने कॉफ़ी पी है और काफ़ी शॉपिंग भी की है। वो खाली कुर्सी के पीछे हाथ टिकाकर खड़ा हो गया। फिर उसने मीनाक्षी से कहा, आप वापस तो कॉलेज जाएंगी ना? मैं पहुँचा दूंगा। मुझे तो अपनी मौसी के पास जाना है, यहीं हनुमान रोड पर। हाँ, तुम चली जाना, देर भी हो गई है, तुम थकी भी हो, मीनाक्षी ने तुरंत कहा और उसे अपनी इस सोच पर थोड़ी सी खुशी भी हुई। वह अपने सुबह के कहे हुए शब्दों को धोना चाह रही थी। चाय पी चुकने के बाद अपने साथियों से विदा ले नील सुषमा को पहुंचाने चला। चलने से पहले उसने रुककर पान की दुकान से सिगरेट की एक डिब्बी खरीदी। सुषमा उस समय चुप रही। हनुमान रोड पर मीनाक्षी को छोड़कर दोनों ने जब अपने को अकेला पाया तो सुषमा ने पूछा, तुम सिगरेट कब से पीने लगे? कभी कभी पी लेता हूँ, कोई बहुत विशेष अवसर हो तो। फिर उसने घड़ी देखते हुए पूछा, तुम्हें वापस जाने की जल्दी है क्या? उसकी दृष्टि ने सुषमा को बांध लिया।
उसने बिना बात पूछे, अगर जल्दी ना हो तो कहीं और चलेंगे। कहाँ? यह तुम मुझ पर छोड़ दो। नील ने उसे उसकी बंधी दृष्टि से देखते हुए कहा। नील दीवार से टेक लगाकर बैठ गया। सुषमा के ऊपर सुबह से अवसाद का जो भार था, उससे वह इस एकांत में भी मुक्ति ना पा सकी। अंधकार के कारण बावड़ी का पानी बड़ा सा काला धब्बा दिखाई दे रहा था। दूर दूर तक घने नीम के पेड़ों की कतारें और उनके हिलने से जो दरारें बनती, उनमें से सड़क के खंभों की रोशनी खौज जाती। खुले में काफी ठंड थी और सुषमा ने पतली सी शॉल अपने चारों ओर कसकर लपेट ली। नील अपने हाथों में सिगरेट की डिब्बी को निरंतर उल्टे पलटे जा रहा था। नील मौन था। वह सुषमा की इस विचित्र मनस्थिति को समझने का प्रयत्न कर रहा था। वह जान रहा था कि सुषमा कुछ कहना चाह रही है और वह शब्द उसके होठों तक आ आकर रुक जाते हैं। हवा का एक झोंका आया और पेड़ों में ससराहट हुई। नीम की टहनियां झुकी और सुषमा ने एकाएक कहा, नील। नील ने गर्दन मोड़ अपने से एक बालिश दूर बैठी सुषमा को देखा। नील, अब तुम मुझसे ना मिला करो, सुषमा ने साहस बटोर कर कहा। नील चौंक गया। उसे इस बात की बिल्कुल आशा न थी। वह कुछ देर तो देखता रहा कि क्या सुषमा ठीक ही कह रही है। वह अंधकार में सुषमा का मुख स्पष्ट न देख सका, पर सुषमा के स्वर के गीलेपन से वह विचलित हो उठा। सुषमा को एकाएक अपने दुख का भार बहुत बड़ा, बहुत असहनीय लगने लगा। उसके अंदर नील से सब कुछ कहने की अदमनीय इच्छा होने लगी। नील उसे कैसे सुनसान अंधेरी जगह ले आया था। सुषमा उस अंधकार के प्रति कृतज्ञ थी जिसमें उसका आंसुओं से गीला चेहरा नील को नहीं दिख रहा होगा। इस मूक क्रंदन से कभी कभी उसका शरीर बड़ी सी सिसकी से कांप उठता। सुषमा अपने दुखावेग में बही जा रही थी। उसके गले में जो बड़ा सा बगुला अटक रहा था, उससे उसे अपनी सांसें रुकती सी लग रही थी। सुषमा, क्या तुम्हें क्या हो गया है? क्या बात है? मुझसे कहो। क्या मैं कोई और हूँ? तुमसे कोई दूसरा हूँ? नील ने आग्रह किया। मुझे कुछ नहीं बताती और अंदर ही अंदर गुला करती हो। नील की जिस बाह ने सुषमा को घेर लिया था, उससे उसे बड़ा सहारा मिल रहा था। कितनी सबल थी वह बाह। नील का भीगा सा स्वर बस छत्र बन उसके ऊपर छा गया था। सुषमा ने सायास अपने को संयत किया, साड़ी के छोर से आंखें पोंछी और थरथराते स्वर में प्रश्न किया, तुमने कभी यह भी सोचा है नील कि मैं 33 साल के बाद भी अछूती और बेदाग तुम्हारी बाहों में कैसे आई? नीम के पेड़ों में फिर सरसराहट हुई। सुषमा का स्वर धीरे धीरे दृढ़ होता आया। मेरे जीवन में कई ऐसे पहलू हैं जिनके बारे में मैंने तुम्हें कुछ नहीं बताया, बताना नहीं चाहा, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि वह काली छाया तुम्हें भी ढक ले। पर नील, पिछले 11 सालों से मैं जिंदगी से निरंतर लड़ रही हूँ। सुषमा ने एक आह भरी, फिर सामने शून्य की ओर ताकते हुए कहा, तुम्हें विस्तार से मैं नहीं बताऊंगी, पर मैं तुम्हें यह जताना चाहती थी कि यह नौकरी मेरे लिए बहुत कीमती है। निर्धन में भले ही रही हूँ, पर स्वाभिमानी भी बहुत रही हूँ। जीवन में कभी कभी ऐसे अवसर भी आए जबकि मैं अपने शरीर के मूल से धन और आराम पा सकती थी, पर वह मैंने स्वीकार नहीं किया। एमए करने के बाद मैंने एक प्राइवेट कॉलेज में नौकरी की। वहाँ के सेक्रेटरी नगर के पुराने रईसों में थे। उन्होंने किस वस्तु का प्रलोभन नहीं दिया मुझे, पर मैंने वह नौकरी ही छोड़ दी। जब मैंने माँ को बताया कि मैंने नौकरी से इस्तीफा दे दिया है, तो उन्होंने पूछा, और इन बच्चों का क्या होगा? पिताजी साल भर से बीमार थे और बिना वेतन की छुट्टी पर थे। मुझे उस नौकरी की सख्त आवश्यकता थी, पर वह मूल चुकाना मुझे सह न था। माँ ने मुझे सहारा नहीं दिया, ढाढ़स नहीं बनाया। हर बार जब वह अपना कोई आभूषण बेचने को निकलती, तो मुझे ऐसी दृष्टि से देखती जैसे उन सब मुसीबतों के लिए मैं ही उत्तरदायी हूँ। उन्हीं दिनों वह मुझसे एक धनी वकील से विवाह करने का आग्रह भी करती रही, पर मैं पत्थर हो गई थी। तुम कभी कभी सोचते होगे कि कैसी माँ है मेरी, पर जिंदगी ने उन्हें चूस लिया है, निचोड़ लिया है। पति की दूसरी पत्नी होने पर भी उनके कोई अरमान पूरे न हुए। वो सारी खीज और जुझलाहट परिवार पर ही निकालती हैं। पति असक्त है और बेटी हठीली। 9 साल से मैं इस कॉलेज में हूँ नील, पर यहाँ के लोग किसी को जीने नहीं देते। इसलिए मैं तुमसे कह रही हूँ कि मेरी जिंदगी खत्म हो चुकी है। मैं केवल साधन हूँ, मेरी भावना का कोई स्थान नहीं।
विवाह करके परिवार को निराधार छोड़ देना मेरे लिए संभव नहीं। मैंने अपने को ऐसी जिंदगी के लिए ढाल लिया है। तुम चले जाओगे तो मैं फिर अपने को उन्हीं प्राचीरों में बंद कर लूंगी। सुषमा ने साल कसकर लपेट ली। जिस दीवार से वो टिक कर बैठी थी उसकी ठंडक उसकी हड्डियों तक को छेदने लगी। नील की बाँह जहाँ उसे छू रही थी वहाँ कुछ गरमाई थी और सुषमा को वह स्पर्श बहुत प्रतीकात्मक लग उठा। उसने सोचा कि इस क्रूर कठोर अंधकार में दुनिया में वह नील से ही कुछ सांत्वना पा सकती है। नील के स्पर्श में स्निग्धता है, उष्णता है और आत्मीयता है। नील ने दिया सलाई जलाई और हाथ ऊंचा कर उसे देखने लगा। सुषमा की आर्द्र पुतलियां, उसके चेहरे पर क्लांति और अवसाद की छाप, ढीले हुए बाल। नील ने तीली चबूतरे पर गिरा दी। वहां लौ एक बार छटपटाई और फिर बुझ गई। सुषमा इतना रो लेने के बाद हल्की हो गई थी, रोती रोती। उस अंधकार में सुषमा के चेहरे पे कौन से रंग दौड़े यह नील ने न जाना। एक लंबे अंतराल के बाद सुषमा ने भेद भरे स्वर में कहा, दिया सलाई जलाओ नील। क्यों? अपने बाल संवारूंगी। सुषमा ने पाउडर केस खोलकर घुटनों पर टिका लिया और पर्स में उंगलियां डालकर कंघा खोजने लगी। नील ने दिया सलाई जलाकर उजाला किया और उस कांपती लौ के प्रकाश में सुषमा अपने बाल संवारने लगी। नील एक के बाद एक दिया सलाई जलाता रहा और उसे मुग्ध दृष्टि से देखता हुआ बोला, अब साथ में टार्च रखा करूंगा। सुषमा मुस्कुराई, गीली मीठी मुस्कान। आप मुझे वापस ले चलोगे या कॉलेज से निकलवाने का इरादा है? उसने पूछा। मीनाक्षी उसके कमरे में बैठी थी। सुषमा उसे देख सकचा गई। मीनाक्षी ने हाथ की पत्रिका बंद करते हुए पूछा, रास्ता बड़ा लंबा हो गया है, इतनी देर लगती है, कहाँ भटक गई थी? सुषमा लाल हो आई। उसने पूछा, मौसी से भेंट हुई? हुई, फिर भी तुमसे पहले आ गई। अच्छा, मेरा सामान कहाँ है? अरे, सुषमा को याद आया, कार में रह गया। सुषमा, यू आर होपलेस। तन बदन की सुध नहीं रहती है तुम्हें। सुषमा ने जल्दी से आंचल ठीक की और कहा, कल आ जाएगा। मैंने सोचा कि चौकीदार से उतरवा लिया होगा। वह कपड़े बदले बिना ही लेट गई और कंबल खींचकर अपने ऊपर डाल लिया। भौरी ने आकर पूछा, कपड़े अभी नहीं बदले? खाना कितनी देर में होगा? मीनाक्षी, तुम कुछ देर ठहर सकोगी ना? अभी खाने की बिल्कुल भूख नहीं है। सुषमा ने बाँह मोड़कर सिर के नीचे रखते हुए पूछा, चलो गनीमत है, मुझे आज रात खाने पर तुमने बुलाया था, ये तो याद रहा, नहीं तो मुझे तो उपवास ही करना पड़ता। मीनाक्षी का यूं खींचना इस समय सुषमा को भला सा लगा। कुछ देर बाद उठकर कपड़े बदलने चली गई। उसने ढेर सारा टेल्कम पाउडर अपने ऊपर छिड़क लिया और धुले हुए कपड़े पहने हुए सुबह स्वयं उसे सुहाने लग उठी। अगले दिन नील का नौकरी पर जाना और फिर नौकर के द्वारा मीनाक्षी के पैकेट भिजवा देना। सुषमा को थोड़ी सी निराशा हुई। उसने सोचा कि नील शायद स्वयं आज कर दे जाएगा। दोपहर में नील ने सुषमा को फ़ोन किया। फ़ोन पर उसकी आवाज़ बहुत बदल जाती थी और सुषमा को लगता था जैसे वो किसी नए पुरुष से प्यार की बातें कर रही है। नील ने बताया कि वो फॉर्म के काम से बम्बई जा रहा है। वहाँ कितने दिन लग जाए निश्चय नहीं। उस वार्तालाप के बीच में मिस शास्त्री के आ जाने से सुषमा यह न कह सकी। उसके रिसीवर रखते ही मिस शास्त्री बोल उठे, अब मुझे हॉस्टल छोड़कर कहीं और ठिकाना ढूंढना पड़ेगा। तुम्हें तो देखने भालने का टाइम रहता नहीं है। लड़कियां कितनी शरारती होती जा रही हैं कि कुछ हद ही नहीं है। सुषमा ने बड़े धैर्य से पूछा, मुझे बताइए तो क्या हुआ है? कल रात किचन से बैरा जयसिंह टिफिन कैरियर में खाना भरकर मेरे लिए रख गया था। मैं जब घूमकर बाहर लौटी तो मैंने पाया कि उसमें मेढक भरे हुए थे। मेढक? सुषमा ने अविश्वास से पूछा, इन जाड़ों में मेढक मिले कहाँ होंगे? जी हाँ, 2 बड़े बड़े मेढक। बाहर अंधेरे में लड़कियों का झुंड खड़ा हुआ था। सब हंसने लगी। मैंने जाकर उनकी खूब खबर ली। कौन लड़कियां थीं? सुषमा ने पूछा। सब भाग खड़ी हुई। और कौन हो सकता है? मोहिंदर और सरिता ही रही होंगी। मिस शास्त्री बहुत क्रोधित थी। आपने सुबह बुलाकर उन्हें डांटा नहीं? ये जिम्मेदारी तुम्हारी है। मैंने तो तुम्हें रिपोर्ट कर दी है। मैं उन्हें बुलाकर पूछूंगी। ऐसा मजाक उन्हें नहीं करना चाहिए था। आप चिंता न कीजिए। चिंता कैसे न करूं? मुझे तो वही उन सब के बीच रहना होता है। तुम्हारी तरह मेरे पास अलग से बंगला तो है नहीं कि जो चाहूं वो करूं। न तुम्हारे पास उनका गुल
गुपाड़ा आता है न उनकी शरारतें। मैं कल रात भूखी रही, मेरे बिस्किट वगैरह भी वो सब खा गई थी। मैं तो उसी वक्त यहाँ आई, पर तुम्हारा तो कहीं पता ही नहीं था। मीनाक्षी यहाँ अकेले बैठी थी। उस्मान ने खट से घंटी बजाई और चपरासी के आने पर कहा, सीनियर प्रीफेक्ट को मेरे पास भेजना। मिस शास्त्री गुस्से में भरी बैठी रही। कुछ देर में चपरासी ने आकर बताया कि सुनंदा क्लास में है। मैं तो कहती हूँ कि जो काम अपने से ना संभले इंसान दूसरे को करने दे। तुम्हारा मन नहीं लगता है तो इस्तीफा दे दो। कॉलेज की 48 अध्यापिकाओं में क्या कोई वार्डन बनने को राजी नहीं होगी? ये सब शरारत मोहिंदर की है, बहुत बढ़ने लगी है। जरा भी शर्म या लिहाज नहीं। पता है कि टीचर्स के कमरे पास ही में है, फिर भी शाम को चीख चीख कर कहती रहती है कि बॉयफ्रेंड के पास जा रही है। पता नहीं ये दुनिया जाग इधर रही है। अपनी बुद्धि और विवेक को छोड़ सभी सिर्फ एक ही चीज के पीछे भागे जा रहे हैं, क्या बड़े क्या छोटे। सुषमा के गाल तमतमा आए। उसे मालूम था कि मिस शास्त्री दोहरी चोट कर रही हैं, पर उसका वो क्रोध क्षणिक था। मिस शास्त्री के धसे हुए गाल आंखों के कोने पर मकड़ी के जालों से झुर्रियां और उसकी आंखों में चुभ उठे। उस जीवन का खोखला पर उसने बहुत गहराई से अनुभव किया था। जाने दीजिए मिस शास्त्री, आखिर यही तो उम्र होती है। उसने बात टालने का प्रयत्न किया। उम्र तो खैर सभी की होती है, हम भी हमेशा से ऐसे ना थे, पर ऐसा पागलपन हम पर कभी सवार नहीं हुआ। तप्त धरती की तरह मिस शास्त्री, जिनकी निराशाओं ने उनका जीवन के प्रति पूरा दृष्टिकोण विकृत कर दिया था, जिस वस्तु के लिए वह तृषित रही, शायद उसे हेय तथा निकृष्ट समझ उन्होंने इधर से अब मुंह मोड़ लिया था। वो समस्त संचित स्नेह उन्होंने अपनी बिल्ली पर उड़ेल दिया था, जिससे यह झलक जाता था कि मिस शास्त्री में भी कुछ संवेदनाएं शेष है। क्या 10 वर्ष बाद भी मैं भी ऐसी हो जाएंगी? सुषमा ने उस द्वेषपूर्ण आंखों को देखते हुए सोचा। मिस शास्त्री उसे उस तुषार की तरह लगती थीं, जो अपरिपक्व फलों तथा अर्ध विकसित कलियों को कठोरता से रौंद जाता है। आप तो साहित्य पढ़ाती हैं, कालिदास और भवभूति आदि। आपको तो रस मर्मज्ञ होना चाहिए। इसके अनुसार तुम्हें तो बड़ा नीरस होना चाहिए, इतिहास जो पढ़ाती हो, और रसिक तो तुम भी कम नहीं हो। सुषमा कुछ मुस्कुराकर उनकी बात टाल गई। उसे लगा कि क्षण भर पहले जन्मी हुई करुणा की पात्र मिस शास्त्री नहीं है, जो जानबूझकर अपने चारों ओर दीवारें खड़ी कर ले और झिंझरी से बाहर के संसार को तीरों से बीनता रहे। उसे कोई क्या कहे। शाम को सुनंदा सुषमा के पास आई। सुषमा ने उससे पूछा तो उसने मिस शास्त्री की बड़ी शिकायत की कि वह लड़कियों को की चिट्ठियां पढ़ लेती हैं, वक्त बेवक्त निकल कर डांटने लगती हैं और मैट्रन को उल्टी सीधी सलाह देती रहती हैं। अध्यापिकाओं के बारे में भी लड़कियों को भड़काया करती हैं। तुमने पहले मुझसे क्यों नहीं कहा? अगर तुम लोगों को कोई तकलीफ है तो मुझसे कहना चाहिए था। उन्हें इस प्रकार तंग करना तो उचित न था। मिस सुषमा ने पूछा कि खाना निकालकर मेढक किसने रखे? सुनंदा बहुत शिष्ट और शालीन थे। उसने कुछ झिझक कर कहा, यह तो मुझे पता नहीं मिस शर्मा, मगर कल रात सरिता के कमरे में काफी देर तक हंसी और शोर होता रहा। मैंने 2 बार जाकर उन्हें मना भी किया था। सुषमा ने सरिता को बुलवाया। उसे इस बुलावे का कुछ संकेत मिल गया था। वो किसी और के कमरे में जाकर बैठी हुई थी। उसके कमरे में ताला बंद था। सुषमा बिना बात भौरी पर खींच उठी। उसे न जाने कितना अकेला लग रहा था। नई आई पत्रिका उठाकर पढ़नी चाहिए। कुछ देर रेडियो सुनने की कोशिश की, फिर कॉलेज कंपाउंड में ही रहती मिसेस धर के यहाँ चली गई और उनके 2 साल के लड़के से बातें करती रही, और फिर रसोई की दहलीज पर खड़ी हो गई। अंदर काफी बनाती मिसेस धर को देखती रही। आज कहीं बाहर नहीं गई? मिसेस धर ने पूछा। सुबह से मिस शास्त्री ने ऐसा सिर चाटा है कि मूड ही खराब हो गया। सुषमा ने उनके हाथों से ट्रे ले ली और जाकर मेज पर रख दी। मिसेस धर अलमारी से बिस्कुट निकाल कर ले आई। आंटी टॉफी? सौम्य ने प्रश्न किया। अरे सौम्य को बहुत दिनों से टॉफी लाकर नहीं दी, इसीलिए तकाजा कर रहा है, कल ला कर दूंगा। सुषमा झेपी हंसी हंसकर बोली। मीराधर को ने मुस्कुराकर पुत्र से कहा, तुम्हारी आंटी को यहाँ आने की फुर्सत ही कहाँ रहती है? कितने महीनों में तो आई हैं। क्या बताऊँ मीरा दी, समय ही नहीं निकलता। तो सारी खबरें मैं सुनती रहती हूँ। मीरा ने मुस्कुराकर चुटकी ली, फिर उसकी ओर नमकीन काजू की प्लेट सरकाती हुई बोली, सुषमा मुझे भी एक दिन अपने उस मित्र से मिलवाओ।
मैंने उसकी बहुत तारीफ सुनी है। मीरा दी, आप भी ऐसी बातें करने लगी? सुषमा ने शिकायत भरे स्वर में कहा। गलत बात है क्या? क्या वो तुम्हारे मित्र नहीं है, या तुम भी औरों की तरह उन्हें भाई या कोई रिश्तेदार बताती हो? मीरा धर ने पूछा। मुझ में अभी इतना साहस बचा है मीरा दी कि अगर मेरा कोई मित्र होगा तो उसे भाई या संबंधी की ओट में नहीं छिपाऊंगी। वैसे मेरी और मिस्टर कश्यप दोनों की आंट्स बहुत ही गहरी मित्र हैं। ओह, मिस्टर कश्यप, मैं कायर हूँ, मुझ में साहस नहीं है। क्यों नहीं मैं मीरा दी के सामने उस नाम का उच्चारण करती।